सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 350 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस अगर आप लगातार देखोगे तो कंपनी के अंदर कोई तेजी या फिर कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। एक दिन कंपनी के अंदर तेजी आता है, एक दिन हमें थोड़ी बहुत गिरावट आता है। लगातार कंपनी के लेवल्स के बीच में हमें फंसा हुआ है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि जियो फाइनेंशियल्स का जो चार्ट है वो इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, इसी के बीच में लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कंपनी बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा, अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो। अभी भी अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक मैंने कैलकुलेट करके रखा है, जहां अभी भी जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी टॉप से लेके 9% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली बिजनेस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ जो टेक्निकल चार्ट है वो बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, जब कंपनी 230 रुपये पर अवेलेबल है तब से हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि निवेश करने का सही मौका है। एंड 230 रुपये की कंपनी के द्वारा करंटली 350 रुपये के आसपास जियो फाइनेंशियल्स हमें ट्रेड कर रहा है। तो अगर इतने कम समय के अंदर ज़्यादा अगर तेजी आएगा तो आपको पता होगा हमने 232 पर बाइंग किया था और अभी भी हमें जियो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक का रिटर्न्स मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी बहुत कम समय के अंदर 50% तक का रिटर्न देता है ना, उसके बाद कंपनी लोगों के पेशेंस लेवल टेस्ट करता है कि सच में ये कैपेबल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो तेज़ी आने वाली है ना, ये डायरेक्टली तेज़ी नज़र नहीं आएगा। तेज़ी बहुत जल्द आपको नज़र आ सकता है, लेकिन कंपनी परेशान आपको बहुत ज़्यादा करेगा, पेशेंस लेवल आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा। तो करंटली वही चीज़ें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर तेज़ी आ रहा है तो भी कंपनी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट के अंदर गिरावट आ रहा है तो भी ज़्यादा कोई कंपनी के अंदर इम्पैक्ट नहीं है। आज के दिन एक बहुत बड़ा खबर आया, आप देखिएगा 8 घंटे पहले एक खबर आ चुका है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म गेट केयर स्टेबल रेटिंग ऑन बैंक फैसिलिटीज़, यानी कि बैंक फैसिलिटीज़ के अंदर इनको एक स्टेबल रेटिंग दिया गया है केयर के तरफ से। तो केयर एक क्या है, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, आप ऐसा बोल सकते हो रेटिंग एजेंसी है, जो कि बहुत सारे कंपनीज को रेटिंग्स हमें प्रोवाइड करता है। तो इनके द्वारा जियो फाइनेंशियल्स के अंदर केयर AAA इस तरीके से रेटिंग्स हमें प्रोवाइड किया गया है बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग हमें माना जाता है। तो पहले इनके द्वारा रेटिंग क्या था, अलग था, जैसे कि केयर A1+ हमें रेटिंग था। अभी अगर आप देखोगे तो केयर AAA+ हमें रेटिंग दिया गया है इनके बैंक फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाली बात है, क्योंकि जो भी कंपनी रेटिंग एजेंसी रेटिंग देता है तो वो अच्छा रेटिंग भी होता है एंड बुरा रेटिंग भी होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स को अच्छा रेटिंग दिया गया है, तो जरूर कंपनी को लंबे समय के अंदर इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। अभी ICRA के द्वारा एक स्टेटमेंट पास आउट हुआ है। अभी ICRA क्या है, एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेसेस ICRA, इनके द्वारा क्या बोला गया है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू इज सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स प्लान टू एंगेज इन लीडिंग लीजिंग एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंकिंग, पेमेंट सोल्यूशन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने सारे सर्विसेज के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें से कई सारे इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स ओन करता है, कई सारे जॉइंट वेंचर से, कई सारे सब्सिडरीज कंपनी से जिनको जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें ऑपरेट किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो NBFC सेक्टर वाली कंपनी है, जो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है, ये पहले भी पास्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, प्रेजेंट के अंदर भी डिमांड है एंड फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड हमें होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। अभी क्या है ना, ये होम लोन्स के अंदर भी फाइनेंस प्रोवाइड करने लगा है। तो होम लोन्स के अंदर क्या है ना, जो कंपनीज होम लोन्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि होम लोन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है एंड बहुत सारे लोग ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये वैलिडिटी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उन कंपनीज को ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलता है, तो जियो फाइनेंशियल्स को भी बेनिफिट्स मिल सकते। बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन जो कंपनी करंटली जो कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर लगातार बहुत बड़ा माल हमें उठाया जा रहा है।
जैसे कि आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो मोर देन 70% तक के डिलीवरीज, ऑलमोस्ट 71.62% तक के डिलीवरीज हमें देखने को मिल चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रहा है। आप इसे म्यूचुअल फंड समझ सकते हो, आप इसे एफआई समझ सकते हो, या फिर आप इसे डीआईएस समझ सकते हो। तो कंपनी का चार्ट में आपके साथ शो करना चाहूँगा कि इस तरीके से कंपनी का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। यह है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, नीचे का है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल, इसी के बीच में जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें ट्रेड किया जा रहा है। यहाँ जब कंपनी के द्वारा अपना ब्रेकआउट दिया गया था उस समय मार्केट हमें वॉलेटाइल था एंड मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ, इस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें करेक्शन नजर आया। अभी क्या है ना, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये पॉइंट पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। इसी की वजह से कोई मोमेंटम कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। अगर फिर कंपनी इस लेवल से बाहर अगर ब्रेकआउट करता है, फिर आप देखना बड़े बड़े मोमेंटम्स आपको देखने को मिल सकते, बड़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकते। जिन लोगों ने ये तेजी का फेज देखा है 200 रुपये से लेके 350 रुपये तक, जिन लोगों ने ये तेजी का पीरियड देखा है उनको पता है कि एक बार कंपनी के अंदर तेजी आती है तो एक दिन बाद हमें लगातार कंपनी के अंदर अल्टरनेटिव डेज के अंदर हमें तेजी देखने को मिल जाती। बाकी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार बाइंग किया जा रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो स्टेबल होल्डिंग है। एफआईएस की दोस्तों अगर बात की जाए तो एफआईएस के द्वारा थोड़ा बहुत स्टेक हमें कम किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 19.83% से घट के 19.45। डीआईएस देखोगे तो इनके द्वारा भी स्टेक घटाया गया है, लगातार 200 स्टेक हमें रिड्यूस किया है, 13.64 से घट के 12.99, 12.99 से घट के 12.50। लेकिन पब्लिक के द्वारा हमें लगातार 200 कंसिस्टेंटली बेसिस की पर हमें बाइंग किया जा रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसी कंपनी को पिक करते रहना, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर उतना कंपनी का बड़ा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर की अगर सोचे तो बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी का बन सकता है। क्योंकि बोले या ना बोले ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है। मुकेश अंबानी को पता है, अब मुकेश अंबानी जी को पता है कि कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे मार्केट को कैप्चर करना है, कैसे मैक्सिमम तरीके से एक बिजनेस को ग्रो करना है। राइट, जियो का जो बिजनेस ग्रो, जब जियो मार्केट के अंदर आया था आपको पता हो कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली उन्होंने प्ले किया था। 6 महीने के लिए जियो सिम फ्री में दोस्तों दे रहे थे, उसके लिए इंटरनेट फ्री था, कॉलिंग फ्री था। राइट, उस तरीके से उनके द्वारा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया गया। कस्टमर्स अट्रैक्ट होने के बाद डायरेक्टली उन्होंने फिर रिचार्ज वाला फंडा अप्लाई किया। राइट, तो इस वजह से अभी आप देख सकते हो जो जियो है तो वो कितना गजब का हमें करंटली परफॉर्म कर रहा है, इनका जियो सेगमेंट। राइट, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आज के दिन हमें 1.5% तक की तेजी नजर आया एंड 1704 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर बहुत बड़ा गेम हमें चल रहा है, और ये गेम के अंदर अभी अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि जो कंपनी का मैंने पिछले 5 साल का चार्ट ओपन किया है, ये 2022 यानी कि इससे भी पहले से 2021 से ही कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया था। ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ये करीब करीब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 4 सालों का है। राइट, यानी कि 4 सालों से कंपनी यही लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो भी कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो कंसोलिडेशन पीरियड होता है ना, जैसी कंपनी से जब बाहर निकलेगा आपको पता नहीं लगेगा इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा। तो जिस वजह से जो लोग इस तेज़ी के अंदर तेज़ी आने से पहले बाइंग करेंगे, अभी भी दोस्तों फुल तेज़ी हमें देखने को नहीं मिला। अभी भी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रैली आने का बाकी है। अभी तो कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा रैली नज़र नहीं आया। अगर आप आज के दिन का एक अपडेट देखोगे तो यहाँ क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, आप डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा। आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस में जंप 10 to 15% ऑन पोटेंशियल एमएससीआई इंडेक्स वेट इंक्रीज। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो क्लियर कट दोस्तों में मेंशन किया जा चुका है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है 10 से 15% की, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स का जो वेट है वो लगातार बढ़ चुका है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। रिसेंटली थोड़ा बहुत एफआईएस के द्वारा स्टेक हमें बेचा गया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके साथ साथ जो वेट है ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 7.5 है एंड यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो एचडीएफसी बैंक की है वो इंडेक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर करीब करीब $3.2 बिलियन से लेके $4 बिलियन तक बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकते, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। अगर बाहर से कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है तो आप इसे इन्फ्लो बोल सकते हो। अगर कंपनी से बाहर
पैसा जाता है तो उसे आउटफ्लो बोल सकते हो। तो ये इनफ्लो आने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रह सकती। उसके साथ साथ 18 घंटे पहले एक अपडेट आया था कि HDFC बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट वेल्थ ऐप। तो ये ऐप के द्वारा कस्टमर्स को बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। अगर कस्टमर्स को बेनिफिट्स मिलेगा तो इसका बेनिफिट्स हमें HDFC बैंक को मिलेगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली में HDFC बैंक को ही इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो HDFC बैंक के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है करीब 2500 रुपये का। अगर आप करंट प्राइस से भी कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत बड़े टारगेट्स हमें दिया गया है, मोर देन 35% से भी ज़्यादा का टारगेट्स हमें दिया है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम आ चुके कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। ये शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने पहले से बाइंग किया है या फिर अगर आप बाइंग करना चाहते हो। नीचे से क्या अगर आप देखोगे ना तो एक रजिस्टेंस लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था, इसी के बीच में HDFC बैंक ट्रेड कर, लेकिन जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट किया वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म करके शेयर किया था अभी अच्छी खासी रैली आ सकती है। और टारगेट हमने आपके साथ डिस्कस किया था 1705 रुपये का। उसी लेवल्स के ऊपर उसी लेवल्स के ऊपर अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो पहले लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया गया था। यहाँ देखिए कि यहीं से कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब HDFC बैंक के द्वारा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स था हमें बुरा परफॉर्म किया था, इस वजह से गिरावट हुआ था। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़िया तरीके से कंपनी Q1 के रिजल्ट पेश कर सकती है। और जैसे ये कंपनी फिर लेवल्स निकालेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्दी लेवल्स कंपनी निकाल सकते हैं। जैसे ही लेवल्स निकालेगा फिर आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगा, और जो रैली होगा डायरेक्टली 2000 रुपीज़ तक ये रैली हमें कंटिन्यू होगा। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करेंगे ऑयल इंडिया के बारे में। 714 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।